आगे बढ़े और सियासी मंजरनामे से आपको खबर दें। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत जारी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके तो दलाइल मुकम्मल हो गए थे। उस पर शहजाद शौकत ने कहा कि तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आम बंदे का केस होता तो बात और थी। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को पता नहीं था नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है? 63A तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। इसी पर आपको बता रहे हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत रोस्ट्रम पर आ गए और आपके तो दलाइल मुकम्मल हो गए थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आर्टिकल 63A तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पेश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत रोस्ट्रम पर आ गए, जबकि काजी फायज ईसा ने कहा कि आपके तो दलाइल मुकम्मल हो गए थे। ये सामने आई है बात के आर्टिकल 63A तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी अपीलें इस वक्त उस पर समाअत जारी है। बशारत राजा ने हमें ज्वाइन किया। बशारत बताइएगा, समाअत इस वक्त जारी है? बशारत आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि समाअत का आगाज हो चुका है। 5 रुकनी लार्जर बेंच अहम समाअत कर रहा है। जी, ये आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त शुरू है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच केस की समाअत कर रहा है। 63A तफसीली फैसला से मुतल्लिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई और तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। शहजाद शौकत जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया कि तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आम बंदे का केस होता तो बात और थी। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था कि नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है? जिस पर शहजाद शौकत ने अदालत को बताया कि मफाद अम्मा के मुकदमात में नजरसानी की ताखीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नजरसानी 2 साल से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के वकील अली जफर रोस्ट्रम पर आए तो उन्होंने कहा कि मैं पहले एक बयान दे दूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत में बयान नहीं गुज़ारिशात सुनते हैं, बयान 7 वाली इमारत में पार्लियामेंट में जाकर दे। आप बताएं नजरसानी फैसले के खिलाफ होती या उसकी वजूहात के खिलाफ होती? तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जफर से यह इस्तफसार किया। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील मुस्तफैन काज़मी सैयद मुस्तफैन काज़मी एडवोकेट रोस्ट्रम पर गए और उस चीफ जस्टिस और उनके दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले वकील मुस्तफैन काज़मी चीफ जस्टिस की सरबराही में कायद बेंच पर बस पड़े। चीफ जस्टिस को कहा कि आपने अदालत को मजाक बना लिया है। चीफ जस्टिस ने सिविल कपड़ों में पुलिस के लिए मुस्तफा काज़मी को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। इस मौका पर चीफ जस्टिस मीडिया पर भी बस पड़े। उन्होंने ये रिमार्क दिए कि ये अब बाहर जाकर डॉलर लेने वाले यूट्यूबर इनका इंटरव्यू करेंगे और मीडिया पर बड़ी बड़ी हेडलाइन बनेगी। केस की समाअत अभी जारी है। जी, केस की समाअत इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया बशारत राजा। जस्टिस मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत के लिए दस्तयाब नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किए गए मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केसेस सुने थे। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को केसेस को मुंतकिल किए गए हैं। 2 रुकनी बेंच ने कोर्ट रूम पर 6 में केसेस सुनने थे और कोर्ट रूम 6 में 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद उठकर गया। लापता साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दायर पटिशन पर समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। हार्ड कोर्ट पिंडी बेंच ने आइंदा समाअत पर आईजी जेल खानाजात पंजाब और सीपीओ रावलपिंडी को तलब कर लिया, जबकि वजारत दिफा और वजारत खारजा के और दाखिला के हुकाम को बयान हल्फी दाखिल कराने का हुक्म भी जारी कर दिया। अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अनवार, समाअत का हवाला बताएं। जी बिल्कुल, साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के मुतल्लिक दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार मेमुना रियाज अपने वकील ईमान मिजारी के हमरा अदालत में पेश हुई। सरकारी नुमाइंदे की जानब से मोहम्मद अकरम को जारी शोकाज नोटिस अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत की जानब से कहा गया कि जो अफसर गायब है इसको शोकाज नोटिस जारी किया जाए। इस पर जो वकील ईमान मिजारी हैं उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन के लोग स्कूल से मोहम्मद अकरम के बच्चों के बारे में खोज लगा रहे हैं। ईमान मिजारी ने अदालत को बताया कि बच्चों से मुतल्लिक स्कूल
स्कूल के अमले से भी पूछताछ की जा रही है। अदालत ने इस पर कहा कि रियासत अपने एहलकारों के साथ किस तरह सलूक कर रही है। अदालत ने पुलिस की नाकस कारकर्दगी पर भरमी का इजहार किया। अदालत ने IG जेल खाना जात और CPO रावलपिंडी को 14 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। आइंदा समात पर सिक्योरिटी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया गया है। बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर समात में हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की। 14 अगस्त को साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को डेरा जेल की 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अनवर। लाहौर से खबर शामिल करें। लाहौर हाईकोर्ट में 12 साला बच्चे को गाड़ी चोरी के 51 मुकदमात में नामजद करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त एतराज समेत मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इस मुतालिक बात करेंगे। सिप्तैन अली हमारे साथ मौजूद है। जी सिप्तैन बताएं। जी बिल्कुल, 12 साल बच्चे को गाड़ी चोरी करने के 51 मुकदमात में नामजद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने दरख्वास्त एतराज में मुकर्रर करने की हिदायत जस्टिस शहबाज रिजवी ने 12 साल मुजम्मल की दरख्वास्त पर समाअत की दरख्वास्त में IG समेत जिला कसूर के मुतअद्दिद पुलिस अफसरान को जो है फरीक बनाया गया। पुलिस अफसरान ने एक सियासी शख्सियत के इमाम पर तमाम तर झूठे मुकदमे में बच्चे को नामजद किया। पुलिस की जानिब से बच्चे को 2 ऐसे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया जो कि गिरफ्तारी के बाद जो दर्ज हुए हैं। कमसन बच्चे को 2 SFI और ऑर्डर में भी नामजद किया गया जो कि दौरान हिरासत दर्ज की गई है। रिकॉर्ड से साबित होता है कि कमसन बच्चे का इन मुकदमात से कोई तल्लुक नहीं है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आलाबाद कसूर की जानिब से जो है तमाम मुकदमात में जिस्मानी रिमांड दिया गया। बाद एजाज जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से कमसन बच्चे को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की जानिब से कमसन बच्चे को जो है रिहा करने के लिए 2.5 लाख रुपए मुतालबा किया। बहुत शुक्रिया सिप्तैन अली, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे समाअत के हवाले के बारे में। हुकूमत का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से महंगा कमर्शियल कर्ज न लेने का फैसला। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF से कर्ज मिलने के बाद ज्यादा शरह सूद पर कर्ज नहीं लिया जाएगा। 11% शरह सूद पर प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ था, अब रकम हासिल नहीं की जाएगी। बैंक से $60 करोड़ कर्ज मुआहदा फाइनेंसिंग गैप का तखमीना पूरा करने के लिए किया गया था। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद अजमल से। शाहिद बताएगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से अब कर्जा नहीं लिया जाएगा? जी बिल्कुल, हुकूमत ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से महंगा कमर्शियल कर्ज न लेने का फैसला किया है और हुकाम वज़ारत खजाना का ये बताना है कि IMF से कर्ज मिलने के बाद ज्यादा शरह सूद पर कर्ज नहीं लिया जाएगा और 11% शरह सूद पर प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ था और अब ये रकम हासिल नहीं की जाएगी। ज़राए का कहना है कि बैंक से $60 करोड़ कर्ज मुआहदा फाइनेंसिंग गैप का तखमीना पूरा करने के लिए किया गया था और $12 अरब फाइनेंसिंग गैप का तखमीना IMF ने आइंदा 3 वर्षों के लिए लगाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी महंगा कर्ज हासिल करने से मना किया है और वज़ीर आज़म ने वज़ारत खजाना को IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत भी की है, जबकि फाइनेंसिंग गैप की सूरत में दीगर ज़राए से कम शरह सूद पर कर्जा हासिल किया जाएगा और हुकूमत के इस इक़दाम से कमर्शियल बैंक से कर्ज मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। मुस्तकबिल में कर्ज की दोबारा दरखास्त की गई तो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए का कहना है कि इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन और IDB से $70 करोड़ तक कर्ज दिया जा सकता है और IMF से $1 अरब रवा माली साल के लिए मजीद मौसूल होंगे। जी शाहिद अजमल, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में SCO सरबराही इजलास के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। जमान मुगल हमारे साथ मौजूद है। जमान, इजलास हुआ है? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है जिसमें तमाम इदारों के जो हेड्स हैं उनको बुलाया गया था और अब तक की जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया है। उसके ऊपर वज़ीर दाखिला को बाकायदा ब्रीफिंग भी दी गई है कि इस्लामाबाद को किस अंदाज में खूबसूरत बनाया जा रहा है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे वज़ीर दाखिला की जानब से कहा गया है कि चूंकि मुतअद्दिद ममालिक के सरबराहान इस इजलास में शरीक हो रहे हैं, लिहाजा इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे और इसमें किसी किस्म की कोई कसर जो बाकी नहीं छोड़ी जाएगी और इस्लामाबाद को खूबसूरत तरीन शहर बनाया जाएगा ताकि आने वाले मेहमान जो है उनका दिल खुश हो। और आखिर पर वज़ीर दाखिला की जानब से इंतजामिया को हदायत की गई है कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी ऐसा लूपहोल नहीं होना चाहिए जिससे कोई भी सिक्योरिटी का जो है खदशा पैदा हो सके। जी बहुत शुक्रिया जमान मुगल। सिंध हाईकोर्ट में बाग़ जिनाह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न मिलने का ये मामला है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और SSP के खिलाफ तौहीन की दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने कहा कि दरखास्त गुजार को मुतबादिल जगह पर जलसा करने की इजाजत दी जा सकती है। सरकारी वकील ने कहा कि PTI इंतशार फैलाना चाहती है। इस मुतालिक बात करेंगे, नुमाइंदा ABN न्यूज हमारे साथ मौजूद है अली हसन। जी अली, क्या तफसीलात है आपके पास?
جس سندھ ہائی کورٹ میں باغی جناح میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ ملنے کے معاملے پر ڈپٹی کمشنر ایسٹ اور ایس ایس پی ایسٹ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی. سماعت کے دوران ڈپٹی کمشنر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملنے پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق جلسے کے دوران دہشت گردی کا خطرہ ہے. اس دوران عدالت نے یہ ریمارکس میں کہا کہ پچھلی بار بھی کہا گیا تھا کہ انٹیلیجنس رپورٹس اور منٹس آف میٹنگ پیش کی جائے. ڈسٹرکٹ جو ایس ایس پی ایسٹ اس کی جانب سے عدالت میں یہ کہا گیا کہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس اور ضلع انتظامیہ کی میٹنگ میں مختلف امور کا جائزہ لیا گیا ہے. سیکورٹی خدشات ہیں جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. عدالت نے ریمارکس میں یہ کہا کہ درخواست گزار کو متبادل جگہ پر جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے, جس پر سرکاری وکیل کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی انتشار پھیلانا چاہتی ہے, اس لیے جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. عدالت نے ریمارکس میں یہ کہا کہ اس طرح بات نہ کریں, اگر بات کی تو مزید پندورا باکس کھل جائے گا. علی حسن, آپ سماعت کا احوال بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسلام آباد اور راولپنڈی والے شہری ہو جائیں تیار. پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک اسلام آباد میں کل ممکنہ احتجاج کے پیش نظر جڑواں شہروں کے راستے ایک بار پھر بند ہونے کو, مرکزی شاہراہیں بند ہونے سے شہریوں کو ایک بار پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. راولپنڈی اسلام آباد کنٹینرز کی نظر ہونے کے بعد شہریوں کو متبادل راستوں کا استعمال کرنا ہوگا. مری روڈ, فیض آباد اور فلائی اوورز پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں. مرکزی شاہراہیں بند ہیں. مری روڈ, فیض آباد اور فلائی اوورز پر کنٹینرز پہنچانا شروع کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد میں ممکنہ احتجاج. اسلام آباد ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا. ڈی چوک, میریٹ روڈ, سرینا چوک, نادرا چوک پر کنٹینرز رکھ دیے گئے. مارگلا روڈ پر ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں. پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. متفرق درخواست شہری نجی اللہ کی جانب سے دائر کی گئی ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج کی کال دی ہے. حکومت نے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی. ہر شہری کو آئین پاکستان میں احتجاج کرنے کا حق ہے. درخواست کے متن کے مطابق پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کرنا صرف پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنا ہے. عدالت پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات کا ریکارڈ ڈیجیٹل فارم میں ہمارے پاس موجود ہے. ایف آئی اے ہمارے مرکزی دفتر سے سارا ریکارڈ لے گئی. انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ ایف آئی اے کو ریکارڈ دینے کی ہدایت کریں. عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس کیا ہے. امید ہے کہ ہمیں ریکارڈ مل جائے گا. آپ کو لے چلتے ہیں ملیشیا کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد ہوئی ہے. اس وقت کے براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملیشیا کے وزیر خارجہ اس وقت دفتر خارجہ پہنچ چکے ہیں اور ان کے ہمراہ وفاقی وزراء بھی موجود ہیں. اسحاق ڈار کو دیکھا جا سکتا ہے, ان سے مصافحہ کیا جا رہا ہے اور کافی خوشگوار ماحول اس وقت نظر آ رہا ہے. ملیشیا کے وزیر خارجہ ہیں جن کا استقبال کیا گیا ہے. دفتر خارجہ پہنچنے پر اسحاق ڈار کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا ہے. ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. اسلام آباد میں پہنچنے کے بعد دفتر خارجہ کے دفتر پہنچے ہیں. ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ ایشیا پیسیفک عمران احمد صدیقی بھی ان کے ہمراہ ہیں اور ایئرپورٹ سے ان کو دفتر خارجہ لے کر آئے ہیں. ساتھ ہی اس وقت آپ کو بتائیں کہ وہ دفتر خارجہ میں موجود ہیں اور وفاقی وزراء اور دیگر کارکنان اور رکن ان کے ساتھ موجود ہیں. بانی رکن پی ٹی آئی بابر اکبر ایس بابر نے 3 مارچ کو انٹر پارٹی کے نام پر ڈرامہ کیا تھا. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت انتشار کی سیاست پر عمل پیرا ہے. انتشار کی سیاست پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کا کیمپ آفس بنا ہوا ہے. کیا یہ سہولت باقی قیدیوں کو بھی میسر ہے؟ کیا یہ سہولت باقی قیدیوں کی طرح بانی پی ٹی آئی کی طرح مل رہی ہے؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایس سی او کانفرنس کے انعقاد کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی سازش کی جا رہی ہے. بار انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پہ ایک ڈھونگ رچاتے ہیں اور جو تازہ ترین ہے وہ مارچ 3 کو انہوں نے رچایا. ایسے لگتا ہے کہ یہ اڈیالہ جیل نہیں ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مرکزی دفتر ہے. اب یہ کس قانون کے تحت ہے, کس قاعدے کے تحت ہے, کون سا جیل مینول اس کی اجازت دیتا ہے اور یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کیا باقی قیدیوں کو یہ سہولیات حاصل ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قانون پاس کرنا ہے قانون پاس کریں, اگر کوئی آرڈیننس پاس کرنا ہے تو آرڈیننس پاس کرے کہ جب اسلام آباد میں جو کہ دارالخلافہ ہے کوئی اہم شخصیت غیر ملکی یہاں پاکستان تشریف لائیں یا کوئی اہم کانفرنس جیسے کہ آنے والے دنوں میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو قانوناً اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کسی قسم کے جلوس جلسے دھرنے پہ پابندی ہونی چاہیے.
खबर दें आपको, लाहौर एहतसाब अदालत पेशी के वक्त साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों पर जितने मर्जी झूठे पर्चे करा लें, लेकिन अब जुल्म के बादल छटने वाले हैं। सेहत कार्ड स्कीम खत्म करके पंजाब हुकूमत रोजाना हजारों गरीब मरीजों को मुफ्त मुंह के मुंह में धकेल रही है। जितना नुकसान मौजूदा हुकूमत ने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। आप देख लें किसानों को क्या सेहत कार्ड इमरान खान ने शुरू किया, वो भी ख़त्म कर दिया। मेरे जितने मंसूबे थे 1 by 1 उनका भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है सबसे अबतर हो चुकी है यहाँ पंजाब में, इसलिए कि यहाँ रोलिंग पोस्टों को ना नई गाड़ियाँ मिल रही हैं और ना ही कच्चे के जो डाकू हैं क्यों दिन आते फिरते, क्योंकि वहाँ जो पेट्रोलिंग पोस्टें बननी थी वो नहीं बन सकी। और इसी तरह सारे हमारे जितने प्रोजेक्ट्स थे वो भी इन्होंने रोके हुए। ख़ास तौर पे 1122 की गाड़ियाँ भी चेंज हो गई थी, वो भी नहीं इन्होंने दी। गोया कि इन्होंने आके स्वाय लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, रोज़ी रोटी मुश्किल कर दी है और बिजली इतनी बढ़ा दी है और दूसरे टैक्सेस इतने बढ़ा दिए, अब लोगों के पास चॉइस ही कोई नहीं है तो बाहर निकले। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खबर दें आपको, लाहौर एहतसाब अदालत पेशी के वक्त साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों पर जितने मर्जी झूठे पर्चे करा लें, लेकिन अब जुल्म के बादल छटने वाले हैं। सेहत कार्ड स्कीम खत्म करके पंजाब हुकूमत रोजाना हजारों गरीब मरीजों को मुफ्त मुंह के मुंह में धकेल रही है। जितना नुकसान मौजूदा हुकूमत ने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। आप देख लें किसानों को क्या सेहत कार्ड इमरान खान ने शुरू किया, वो भी ख़त्म कर दिया। मेरे जितने मंसूबे थे 1 by 1 उनका भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है सबसे अबतर हो चुकी है यहाँ पंजाब में, इसलिए कि यहाँ रोलिंग पोस्टों को ना नई गाड़ियाँ मिल रही हैं और ना ही कच्चे के जो डाकू हैं क्यों दिन आते फिरते, क्योंकि वहाँ जो पेट्रोलिंग पोस्टें बननी थी वो नहीं बन सकी। और इसी तरह सारे हमारे जितने प्रोजेक्ट्स थे वो भी इन्होंने रोके हुए। ख़ास तौर पे 1122 की गाड़ियाँ भी चेंज हो गई थी, वो भी नहीं इन्होंने दी। गोया कि इन्होंने आके स्वाय लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, रोज़ी रोटी मुश्किल कर दी है और बिजली इतनी बढ़ा दी है और दूसरे टैक्सेस इतने बढ़ा दिए, अब लोगों के पास चॉइस ही कोई नहीं है तो बाहर निकले।